अति महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं। 2 दिन, 2 बहस और 2 संसद। मामला बड़ा विचित्र है। सबसे पहले मैं एक बात ये कह दूं कि हमारे देश का सत्य और ईमान खो गया है। सच तो ये है, मेरे देश का भगवान खो गया है। शातिर शिकारियों और दरिंदों ने ऐसे जाल बुने, मेरा देश सियासी कारनामों का जंगल हो गया। ये बात मैं कह रहा हूँ, आप इस 4 लाइनों में आप सब कुछ समझ लीजिए। आइए अब हम मूल बिंदु पर आते हैं। 8 और 9 तारीख को संसद में 2 बहस हुई। एक बहस बिल्कुल निरर्थक थी, वंदे मातरम पर। वंदे मातरम जनगण हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है, उन पर बहस करने की जरूरत क्या थी? क्यों की गई? बहस करने की जरूरत नहीं थी। 150वां वर्ष हुआ ना, तो आप पूरी दोनों सदनों में एक साथ एक समय पर वंदे मातरम का गान होना था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे भी शातिर खेल गए, शातिर षड्यंत्र था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बंगाल में चुनाव गए और वंदे मातरम का संबंध सीधा बंगाल से है। तो उन्होंने ये नाजी गुजराती गैंग है ना, शातिर षड्यंत्री गैंग है, इसने कहा कि वंदे मातरम के माध्यम से बंगाल की राजनीति की जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट है, कोई किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, आपने पूरा नाटक कर लिया, शातिर षड्यंत्र रच लिया। और ये हमारे महान महामानव, महाविद्वान, विश्वगुरु, धर्मगुरु, अध्यात्म गुरु, ज्ञान गुरु, जुमले गुरु और इवेंट गुरु और नॉन बायोलॉजिकल मैन और विष्णु के अवतार, इन्होंने बहस का शुभारंभ किया। मजेदार बात तो यह रही कि ये खुद वंदे मातरम नहीं पढ़ सके सही ढंग से। मामला बड़ा अजीबोगरीब था। और बंकिम बाबू का अपमान भी कर बैठे। बंकिम बाबू को बंकिम दा कह दिया। अरे दा किसको कहते हैं, बाबू किसको कहते हैं, जरा ये तो समझ लेते। विश्व गुरु हो आप, तो ज्ञान गुरु हो, इतना सब कुछ समझ लेते ना तो कोई बात नहीं होती। और फिर विपक्ष ने जो इन्होंने गलती की उसको सुधारा भी। मगर पहली बार हुआ कि इन्होंने अपनी कोई गलती सुधारी। चलो सुधारी तो सही ना, अभी अपनी सारी गलतियां सुधार लेंगे। एक गलती सुधार ली तो अब ये सारी गलतियां सुधार लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। और इन धर्म गुरु महामानव के जो चिंटू है ना, पालतू चिंटू, बंधुआ चिंटू, उन्होंने क्या क्या नाटक किए, किस किस प्रकार के घोषणाएं की। अरे जब आपको कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं है, इतिहास पता नहीं है, आपका ज्ञान नहीं है, आपने अध्ययन नहीं किया गया, तो बीच में क्यों उचकते और क्यों अपना मजाक बनाते? अरे वंदे मातरम को वंदे भारत बोल रहे हैं इन्हीं के चिंटू। ये तो अपमान है ना वंदे मातरम का। तो ऐसी बहस से क्या फायदा, क्या आप ये करना? और ठीक है, आपने कहा बहस की, बहस का राजनीतिक लक्ष्य आपने क्या रखा था बंगाल का, किंतु उसके इस बहस में आपका ही पोस्टमार्टम हो गया। और ऐसा पोस्टमार्टम है कि जो बात छिपी हुई थी ना, अब वो सार्वजनिक हो गई। आप हंसी के पात्र बन गए। आपने कब वंदे मातरम गाया, जरा इसका भी तो बताइए। कभी गाया आपने? नहीं गाया।
1952 तक, और आज भी आप नहीं गाते हैं संघ में। और यहाँ पर जो वंदे मातरम का विरोध किया था ना मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने, उनसे आपके संबंध रहेंगे। सारे राज खुल गए, कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को भी विरोध नहीं था वंदे मातरम से। वंदे मातरम हम भारतीय चेतना की आत्मा था, एक हमारी पहचान थी, और एक तरह का इतना बड़ा विस्फोटक स्लोगन था कि जिसके कारण अंग्रेज भी कांपते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वंदे मातरम से हमारे यहाँ बड़ा विस्फोट हो जाए। अरे वंदे मातरम की मूल भावना तो समझते, मगर वो भी नहीं समझ पाए। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि समझ सके। इनमें तो इतनी क्षमता है कि कैसे षड्यंत्र रचे जाए, कैसे इवेंट किए जाएं, कैसे जुमले किए जाएं, कैसे जनता को भ्रमित किया जाए। ये सारा का सारा खेल हुआ। तो वंदे मातरम के भेष में तो ऐसे गुजराती गैंग ने और गुजराती सरकार ने, नाजी सरकार ने उल्टी गाजर खा ही ली। अब ये उल्टी गाजर से इनको बदहजमी होगी, ये भी तय है। अब बंगाल में है ना, ममता ने बहुत बड़ा विचित्र खेल कर दिया। इन्होंने वंदे मातरम का जितना अपमान किया ना, वो वहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बन गया, और इनकी सारी पोल खुल गई कि ये कितने विद्वान हैं, इनका सोच क्या है, इनकी कितनी सोच है। चलिए, अब ये ज़्यादा मुद्दा उछालने का तो है नहीं, ये सारा सब कुछ कर दिया है। जो भी हो गया है ना, वंदे मातरम हमारे भारतीय एकता की, सद्भावना की, चैतन्यता की आत्मा है। वो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के षड्यंत्र संभव नहीं है। और जो ये अपमान करता है ना, इनकी भी कोई औकात नहीं है। अरे इनका बस चलेगा ना तो ये तो वंदे मातरम को भी राजगान से हटा देंगे और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाला कह देंगे ये है राष्ट्रगान। वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं है। ये भी कर सकते हैं, ये हम जानते हैं, ये बहुत बेशर्म है, इतनी इनकी हीन हरकतें। चलिए ठीक है, अब ये मुद्दा छोड़ दीजिए। इसको जितना ज़्यादा बात की जाएगी ना, उतना ही हमारे लिए घातक होगा। चलिए ठीक है, अब आइए दूसरा मुद्दा। आज का मुद्दा था एसआईआर और चुनाव सुधार। बड़ी मुश्किल से एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार हुए और उसके साथ साथ चुनाव सुधार को भी जोड़ दिया। चलिए अच्छा किया, आज बहस में आपने दोनों जोड़ दिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं, कोई को विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम किस बात पर चर्चा करें? हम सबसे पहले चुनाव सुधार की चर्चा करते हैं। चुनाव सुधार चाहते हैं ना, हम सब चुनाव सुधार चाहते हैं। हमारा जरूरी है, सुधार होना चाहिए। सबसे पहले हमारे यहाँ के चुनाव की पद्धति की, चुनाव व्यवस्था की अहम समस्या क्या, और सबसे मुख्य कड़ी है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में दो तीन, एक मुख्य चुनाव आयोग होता है, दो उसके सहयोगी होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार करती है। पहले तो क्या था कि सत्ता पक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई सुप्रीम कोर्ट संयुक्त रूप से बैठक करके मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति करते। परंतु जब से ये नाजी सरकार आई ना, इन्होंने कहा कि नहीं, इनका तो लक्ष्य है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ना, सबको अपना गुलाम बना के रखो, अपना बंधुआ बना के रखो। तो इन्होंने मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति के मामले में नियम बदला। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने दरकिनार किया, सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। तो फिर आखिरकार हुआ क्या? तो इन्होंने एक बहुत बड़ा नाटक किया। सत्ता पक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, और इन्होंने अपना एक आदमी, एक मंत्री को भी जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट को हटा के उस मंत्री को जोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने ही व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयोग बना, चुनाव आयोग बनाने का बहुमत जुटा लिया।
अभी जब ये ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई ना, उस समय राहुल गांधी ने विरोध किया था ज्ञानेश कुमार का, किंतु इनका मंत्री और एक पीएम एक थे तो आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर दिया। ये तो मामला एक साथी षड्यंत्र है ना। ठीक है, आपने ये किया। जब आप चुनाव सुधार की बात करते हो ना, तो चुनाव सुधार ऐसे नहीं होगा। और चुनाव सुधार के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ये 3 सदस्य ही करेगी। पहला सदस्य होगा नेता पक्ष का नेता, दूसरा होगा विपक्ष का नेता और तीसरी होगी न्यायपालिका। क्योंकि न्यायपालिका को चुनाव आयोग के जो निर्वाचन संबंधी सारे निर्णय सुनना पड़ते, तो इसलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वो उसी का ये एक सबसे पहला सुधार तो ये कर दीजिए। करेंगे कि नहीं हम जानते नहीं करेंगे, ये टालन टोल करेंगे। ठीक है, आपने ये सबसे पहला सुझाव तो हमारा ये। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे जोर हो गए, इतने जोर हो गए कि हद से ज़्यादा। नंबर 1 फर्जी मतदाता, नंबर 2 फर्जी मतदाता सूची, नंबर 3 ईवीएम का खेला, ईवीएम के सॉफ्टवेयर का खेला। इतने सब सारे जोर हो गए कि अब इसको क्या किया जाए। तो इन तीनों बिंदुओं पर भी सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे यहाँ मतदान होता है ना ईवीएम से, उसको बैन करना पड़ेगा। किसी भी हालत में बैन करना पड़ेगा कि नहीं, बैलेट पेपर से ही मतदान होगा, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत का हो, सबका ये नियम सबसे पहले लागू करना पड़ेगा। ईवीएम बैन करना पड़ेगी, किंतु ये करेगी नहीं। ईवीएम के सॉफ्टवेयर में क्या क्या गड़बड़ होती है ये इनको ही नहीं पता कि क्या होता है, क्या नहीं होता और कैसा खेला होता है। और ये चुनाव आयोग विभिन्न एजेंसियों को ठेका देकर चुनाव में गड़बड़ी करवाता। तो सबसे पहला सुधार तो ये होना चाहिए कि ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम से कोई मतदान नहीं होगा, बैलेट पेपर से मतदान होगा। ये जब संसद में आप बहस कर रहे हैं ना, और जो सुझाव आ रहा है, तो वो सुझाव कोई व्यर्थ थोड़ी है। ये संसद को इनके बपोती थोड़ी है कि ये चाहे जब अपनी मर्जी से, चाहे जब बहस करवा ले, चाहे जो कर ले, और बहस में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो बातें आते हैं, सुझाव आते हैं, उनको मूर्त रूप देना भी अनिवार्य होता, परंतु ये ऐसा देंगे नहीं। अब दूसरी बात आती है ईवीएम के सॉफ्टवेयर की। ईवीएम के सॉफ्टवेयर में क्या क्या घोर होते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ईवीएम में सारा खेला हो जाता है, और इस खेले के पीछे एक छोटी सी चिप होती है। एक छोटी सी चिप पूरा खेला कर देती है ईवीएम में। यदि हमने एक पक्ष को वोट दिया है, वो वोट उसको नहीं जाते हुए दूसरे पक्ष को चला जाता। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दर्शन सिंह जो बिहार में चुनाव लड़े थे, हमने कहा कि लाइए ईवीएम में अभी आप कर देता हूँ। और जितनी भी ईवीएम के चुनाव हुए ना, सबकी चेकिंग होना चाहिए, और उनमें जो छोटी चिप होती है उसको देखना चाहिए। मगर इतनी लंबी कौन प्रोसेस करेगा, इसलिए ये ईवीएम से मतदान बैन कर दिया जाए, ईवीएम से नहीं, और अब बैलेट पेपर से ही मतदान किया जाए। ठीक है। तीसरी बात, जब आप चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है ना, तो उसको सामयिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियाँ, तीज त्योहार, वातावरण सबका ध्यान रखना चाहिए। परंतु यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो अपनी मर्जी से ही तारीख घोषणा कर देती है, सारी सब कुछ हो जाता। ये भी प्रथा गलत है। नहीं, आप सामयिक परिस्थितियों को देखकर सारा कीजिए। और हमारा एक चुनाव आयोग से एक सवाल कर, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप सबसे पहले ये बताएं कि हमारे भारत में कितने करोड़ मतदाता हैं। और खाली संख्या बताने से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इतने जो स्किल्ड मतदाता हैं,
इतने साक्षर मतदाता के और इतने निरक्षर मतदाता के। इसका भी वर्गीकरण होना चाहिए, सारी सूचना स्पष्ट होना चाहिए, परंतु अभी तक कोई कुछ बताते ही नहीं है। और आप जो मतदाता सूचियां और जो ये तैयार फर्जी करते हो ना, ये भी बहुत गलत है। इसी प्रकार से मतदाता सूची नहीं बनाई जाती। तो मतदाता सूची बनाने का भी एक अपना अलग से विशेष प्रावधान होना चाहिए, विशेष नियम होना चाहिए। अब ये भी एक बात हो गई। अब देखते हैं ये सुझाव पर कौन क्या बोलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिरकार जो यहाँ सारे विपक्ष ने और देश के मतदाताओं ने वोट चोरी और चुनाव चोरी का आरोप लगाया ना, वो भी सही है। उसके भी ऐसी कुप्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। आप जब चुनाव की घोषणा करते हैं तो पक्ष और विपक्ष से के साथ बैठ के आपको चर्चा करना चाहिए। उसके बाद चुनाव के तारीखों की घोषणा, समय की घोषणा करना चाहिए। ये भी सुधार कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आप हमारे यहाँ आचार संहिता है, आचार संहिता लगती है। जो भी दल, जो भी प्रत्याशी आचार संहिता तोड़ता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए, किंतु चुनाव आयोग तो ऐसा करता ही नहीं है। और चुनाव की घोषणा होने के 1-1.5 माह पूर्व जो जनता को फ्री का प्रलोभन, ये प्रलोभन दिए जाते हैं ना, ये भी बैन होना चाहिए। ये नहीं होगा। और मान लीजिए जो विभिन्न दल जो अपने मैनिफेस्टो जाहिर करते हैं, मैनिफेस्टो में जो वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, यदि उन संकल्पों की समीक्षा भी होना चाहिए। यदि वो संकल्पों को सत्ता में आने के बाद पूर्ण नहीं करते हैं ना, तो दल का राजनीतिक पंजीयन रद्द कर देना चाहिए। ऐसा भी सुधार कीजिए। मगर आप कुछ भी नहीं करेंगे। चुनाव की चोरी कर सकते हैं, आप वोटों की चोरी कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको करना चाहिए। चलिए, अब यही में मामला। अच्छा, चुनाव आयोग कोई बड़ी हस्ती तो नहीं है, वो स्वतंत्र निकाय है। उसको निष्पक्ष रहना चाहिए, जनहित में काम करना चाहिए, जनहित में निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई भी आपत्ति आती है, विपक्ष की आपत्ति आती है, तो उसका तत्काल जवाब देना चाहिए, झूठ नहीं परोसना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक चुनाव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो है फर्जी मतदाता। तो अब फर्जी मतदाता का नाम कैसे जुड़ जाता है, इस बात की भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगी कि एक भी फर्जी मतदाता नहीं होना चाहिए। और एक मतदाता सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है, अन्य जगह नहीं कर सकता। इसका भी एक कठोर प्रावधान बनाना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये चलाई करेगा। और जो भी फर्जी मतदान करते हुए पकड़ा जाए, उसको 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए का दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। यह भी सुधार करना पड़ेगा। देखिए, कीजिए न सुधार। और चुनाव आयोग है ना, जो अपने नए नियम बनाता है ना, ये नए नियम नहीं है। संविधान के हिसाब में जो इनको शक्तियां प्राप्त है, उसका ही प्रयोग करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। ये सहयोग और प्रयोग वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कीजिए ये भी सुझाव, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं है। ये सुझाव हमें ना, ये जनता के सुझाव हैं। ये सुझाव संसद में आना चाहिए थे, रखे भी। हमारे विपक्षी दलों ने भी सुझाव रखे हैं। अब देखते हैं उनको कितना मूर्त रूप दिया जाता है। ये भी मामला बड़ा विचित्र आएगा। अब यहाँ पर आगे आइए। अब आपने मान लीजिए किसी की कंप्लेंट आती है, तो आपको कंप्लेंट का निराकरण है ना 15 दिन में करना चाहिए। और जहाँ पे आप मतदान कराते हैं, ये कराते हैं, उसकी वीडियोग्राफी होना चाहिए। और यदि कोई मतदाता या विधायक जो प्रत्याशी होता है, यदि वो मांगे तो उसको पूरी वीडियो उपलब्ध कराना चाहिए। आप अपने मनमानी ढंग से ये मतदाता सूची भी मत बनाइए। ठीक है, अब सब ये सारी बात ये कीजिए सुधार, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। और यदि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग यदि झूठ बोलता है,
या गलत में जानकारियां देता है सुप्रीम कोर्ट में और प्रत्याशी को, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की फर्जी जानकारी देना राष्ट्रद्रोह है, जनद्रोह है, प्रजातंत्र के खिलाफ द्रोह है। ये देश के साथ गद्दारी है, संविधान के साथ गद्दारी है। इसका भी स्पष्ट उल्लेख कर दीजिए। ये कीजिए, सुधार करना है ना, हम बताते हैं सुधार आपको कि कैसे कैसे सुधार करेंगे, कैसे कैसे सुधार होना चाहिए। चुनाव आयोग अपनी मनमानी के निर्णय नहीं कर सकता, नहीं लगा सकता। और यहाँ पर जो डुप्लीकेट मतदाताओं की जो भरमार रहती है ना, उसको पकड़ने की भी पहल होना चाहिए। है एक सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग किया गया 2023 तक, किंतु इस नाजी गैंग की गुलामी के कारण 2024 से और 2025 में उस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया गया। और अब बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अरे वो सॉफ्टवेयर में बहुत खामियां थी, बहुत वो गलत था, इसलिए हमने उसको चुनाव में उपयोग नहीं किया। क्यों? आपने इतने साल तक उपयोग कर लिया, उस समय आपको खामियां नहीं दिखी और अब आपको खामियां नजर आ रही है जब आपकी गर्दन फंस गई है। चलिए ठीक है, अब ये मामला भी उठेगा। और एक मामला घुसपैठिया। अरे घुसपैठिया क्या होता है ये बताइए। आपने बिहार में शोर से कहा था, मोदी जी ने कहा था, अमित शाह ने खूब प्रचार किया कि हम घुसपैठियों को हटा रहे हैं और उसके लिए हम ये एसआईआर कर रहे हैं। ठीक है, आपने किया। हम भी कहते हैं कि कोई अवैध नागरिक मतदान की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो बिहार में आपने 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे, तो क्या 65 लाख ही घुसपैठिए थे? और आपको कितने घुसपैठिए मिले उसकी सारी सूची दीजिए, उसका कारण भी बताइए। किंतु आप न तो कारण बता रहे हैं, न सूची दे रहे हैं, और न घुसपैठियों की संख्या बता रहे हैं। इसका मतलब आप जनता को धोखा दे रहे हैं, आप चुनाव की डकैती करना चाहते हैं। ये सिद्ध हो गया आपको बिहार के चुनाव से। आपकी जो चुनाव आयोग की जो नीति अपनाई ना, वो बड़ा हो गया। अब चाहिए अब ये एसआईआर के मामले में एक कागजात भरने का चला कि ये डॉक्यूमेंट दीजिए। अरे नहीं, आप जाइए, आपका बीएलओ जाना चाहिए। बीएलओ अपने हाथ से फॉर्म भरे और उस पर जो मतदाता के दस्तखत करवा के लाए। ये तरीका होना चाहिए, है नहीं? जो हमारे निरक्षर हैं बेचारे, जो फॉर्म नहीं भर सकते, वो नहीं भर सकते। और आपने सीमित तारीख रख दी कि इतने समय में हमें करना ही है। बीएलओ पे बड़ा लोड डाल दिया। काम के बोझ से बीएलओ ने आत्महत्याएं की, मौत को गले लगाया। तो अरे ये जो कोई एसआईआर का काम कोई 10-15 एक महीने में थोड़ी होता है। ये तो उसके लिए करीबन 5-6 महीने लगते हैं ताकि आराम से एक भी मतदाता नहीं छूटे। आपने 2023 में आईआर करवाया था ना, और आप कह रहे थे कि कभी हुआ ही नहीं है एसआईआर करने का चुनाव आयोग के पास में अधिकार ही नहीं है। ये तो शातिर खेला था कि नागरिकता के लिए वो पहचान करने का नाटक था। चुनाव आयोग नागरिकता की पहचान नहीं कर सकता, वो मतदाताओं की पहचान कर सकता है, मतदाताओं के बारे में सब कुछ कर सकता है। किंतु ये हुआ जो एसआईआर तो अपने आप में असंवैधानिक हो गई ना। अब ये कीजिए, सुधार कीजिए कि चुनाव आयोग सिर्फ मतदाता सूची तक का वो करेगा। एनसीआर और जो ये है ना, इस प्रकार के नाटक नहीं कर सकता। और चुनाव आयोग के लिए आप कानून बना रहे हो, नए नए कानून बनाते जा रहे हो, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कानून बना रहे हो। अरे देश है ना, आपके अहंकार से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश विधान से चलेगा। संवैधानिक शक्तियों की उसकी ऊर्जा है। तो ये पूरा आप कीजिए, परंतु ये भी नहीं कर रहे। और अब देखने आज राहुल गांधी ने जो इतने सारे एसआईआर में घोटालों के प्रमाण रखे, करवाइए जांच। कौन अपराधी है बताइए, किस प्रकार के नाटक हुए ये बताइए। बिहार में 65,000 जनता को, मतदाताओं को न्याय कौन देगा, इसकी भी बात कीजिए।
आपने अपनी मर्जी से घर बैठे चाहे जैसे मतदाता सूची बना ली। जो बिहार की ये सरकार बनी है ना 2025 की, और बिहार चुनाव अपने आप में अवैध है, ये सरकार अवैध है। तो यहाँ पर तो इसको खत्म करना चाहिए। और सबसे पहले तो आप बिहार के 65 लाख मतदाताओं को सामाजिक न्याय दीजिए, संवैधानिक न्याय दीजिए। उनके मताधिकार का अधिकार का हनन करने की जो आपने वहाँ अपराध किया है ना, उसके लिए क्षमा मांगते हुए उनका अधिकार को बहाल कीजिए। और दूसरी बात, आपने अपने खाली नादिर शाह के लिए बीएलओ पे इतना वोट डाल दिया, इतना वोट डाल दिया, उन्होंने आत्महत्याएं तक कर ली। अरे जिन जिन बीएलओ के परिवारों ने अपना आदमी खोया है ना, उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दीजिए, उसको मुआवजा दीजिए। इस प्रकार का आप नियम बनाइए। अभी जनगणना होगी, जनगणना में भी कितना लोड पड़ेगा देखते हैं हम। मामला तो बड़ा विचित्र है। तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहते, ये तो अपना सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। इसीलिए हमने आज के जो 2 भैंसों का जो हुआ है ना मामला, हमने एक 4 लाइन की कविता से किया। तो यहाँ पर हमारे देश का तो एक चरागाह बन गया था, जंगल बन गया है, सियासी जंगल बन गया। यहाँ पर स्वार्थ के जो वृक्ष खड़े हुए हैं, सत्ता के स्वार्थ के वृक्ष खड़े हुए हैं। हम नागरिक है ना, इस देश का नागरिक और इस देश का मतदाता बचकर कहाँ जाए? क्योंकि ये चुनाव आयोग और सरकारी तंत्र और ये है ना, ये तो शातिर दरिंदे और शातिर शिकारी है। मतदाताओं का शिकार करना है, न्यायिक व्यवस्था का शिकार करना है, प्रजातंत्र का शिकार करना है, जनमत का शिकार करना है, जन भावनाओं का शिकार करना है। इनसे तो पूछना पड़ेगा ना। अब ये आज संसद में क्या क्या बहसें हुई है हम सब देख रहे हैं। हम इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं, हमारे हर संवाद पर निगाह के। हम तो बात कहेंगे, खुली कट बात कहेंगे। तो ये जो SIR का जो नाटक था ना, एक शातिर षड्यंत्र था, सारा राज खुल गया। अब देखते हैं यहाँ पर संसद में क्या होता और ये सरकार क्या निर्णय लेती है। और आज राज्यसभा और लोकसभा में उनके अध्यक्षों ने जो अपना रोल निभाया ना, वो भी चिंताजनक है। अरे SIR पर जो अन्याय हुआ है, प्रजातंत्र की हत्या हुई है, आपको तो खुलेआम कहना चाहिए। और सरकार को आपको कहना चाहिए कि आप इसका उत्तर दीजिए। आप उत्तर नहीं देते। आप जो विपक्षी सांसद जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं ना, उसको आप दबा देते हैं, बैठ जाते हैं। और जो सत्ता पक्ष के जब ये विपक्ष के और ये झूठ परोसते हैं ना, तो हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं ना, दोनों विधानसभा और लोकसभा के, ये मंद मंद मुस्कुराते हैं। इनके चेहरे पर खुशियाँ छा जाती है। अरे क्यों छा जाती है खुशियाँ? चलिए अब ठीक है। अब यह ज्ञानेश कुमार ने जो अपराध तो कर ही दिया, अब ज्ञानेश कुमार को सजा तो मिलना चाहिए। और समूचे विपक्ष को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। और आपको एक बात और बता, ये ज्ञानेश कुमार की औकात कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। इसको तो प्रेरणा दी गई है, इसको तो एक लक्ष्य बना दिया गया कि तुम्हें यह करना है, कोई नहीं करेगा, हम नियम बदल देंगे, ये कर लेंगे। ये मोदी और अमित शाह का शातिर खेल था, प्रजातंत्र की हत्या करने का शातिर षड्यंत्र था। तो ज्ञान गुप्ता के खिलाफ महाभियोग चले ना, तो उनके उसमें सह अभियोगी मोदी और अमित शाह को भी बनाना चाहिए। ये भी मैं कह रहा हूँ, इनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। चले आप अभी कार्रवाई नहीं करते हैं ना, तो हम एक उपाय बताते हैं। ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार कर, पहले से सबसे पहले चुनाव आयोग भंग कर दीजिए। चुनाव आयोग को भंग करने के बाद ज्ञान कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार करके रिमांड लीजिए। रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग कीजिए और इसको 20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दीजिए। ये ज्ञान कुमार गुप्ता है ना, अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेगा और स्पष्ट कह देगा कि किस किसने हमें किया, ऐसा किया, ये किया। ये अरे सत्य जान लीजिए। इस प्रकार का आप काम तो उठाइए, स्टेप तो उठाइए, परंतु नहीं उठाएंगे।
क्योंकि इन्होंने तो ये सारे षड्यंत्र से, SIR उनका षड्यंत्र है, ज्ञान गुप्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना उनका षड्यंत्र है। तो इस षड्यंत्र के खिलाफ क्या होगा? तो यहाँ पर जो SIR मामले और चुनाव आयोग के और चुनाव सुधार के मामले में भी है ना, इस नाजी सरकार ने उल्टी गाजर खा ली। विपक्ष पूरा हमलावर रहा, विपक्ष की बातों का जवाब इनका किसी भी सरकार के पास में नहीं था। इनके जो गुजराती गैंग के बंदवा सांसद है ना, उनके पास में भी नहीं था। सिर्फ चोर गुड़ करना, हंगामे करना उनके खाते में था। ये तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो 2 बहस, 2 दिन, 2 संसद, 2 सत्र, सवा सत्र मामले में बड़ा रोचक खेल हो गया। सच कहते हैं कि यहाँ पर प्रजातंत्र की हत्या हो गई, चुनाव की डकैती हो गई और उस पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये चुनाव आयोग को भंग करना जरूरी है और ये काम तो अब राष्ट्रपति को करना चाहिए, किंतु राष्ट्रपति जी भी धतराष्ट्र हो गई है, मूक बधिर हो गई है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। और आखिरकार ये गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है, उनको तो वैसे ही नाचना है जो उनकी नाजी गैंग की उंगलियां नचाएगी उसी तरह से नाच रही है, परंतु जनता में विद्रोह हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का भी पक्ष है ना, वो सत्य को जानते हुए भी निर्णय न देने वाला नजर आया। अरे आपके सामने सत्य आ गए, सत्य आ गए, जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता दिया गया, मृत लोगों को जिंदा बताया गया। आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने सच आ गया और फिर भी वो निर्णय नहीं ले सके। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रही। तो ऐसा नहीं है। अब जो निर्वाचन संबंधी जो भी प्रकरण आता है ना, तो उसका निर्णय 1 माह में देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी इस प्रकार का कठोर कदम उठाना चाहिए। ये हमने जो कड़वी कड़वी बातें की है ना, ये सुधार है, चुनाव सुधार के करिए सुधार। आज आपने बहस की है ना 10 घंटे की, ये 10 घंटे में 10 चुनाव सुधार होना ही चाहिए। यदि ये नहीं किए ना तो ये नाजी सरकार को अपने त्याग पत्र देना चाहिए, मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, अमित शाह को त्याग पत्र दे देना चाहिए। यह अब जनता की आवाज़ है। संसद में जो हो रहा है वो तो हो रहा है, जनता देख रही है, मगर ये जनता की ओर से यह सुझाव हमने प्रस्तुत किए। ये जन संसद है, जन संसद के सुझाव हैं। मामला बड़ा विचित्र है, और भी बहुत सारी बातें करना है, किंतु एपिसोड लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी परेशान हो जाऊंगा। इसलिए जो एक सारगर्भित भूमिका के साथ 2 बहस और 2 निर्णय आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।